Hello everyone and welcome back to my channel. So this is part 5 of unit 3 class 10th banking and insurance and topic आज हम जो cover करेंगे it is Indian Financial System Code that is IFSC code. तो ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है. अल्फा न्यूमेरिक कोड का मतलब इस कोड में लेटर्स एंड नंबर्स दोनों का ही यूज होता है, राइट? एंड ये कोड क्यों यूज किया जाता है? ताकि कौन सी बैंक है, कौन सी ब्रांच है, वो इस कोड के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सके. जब भी कोई भी पार्टिसिपेट करता है नेफ्ट में, नेफ्ट के थ्रू फंड ट्रांसफर करता है, तो आईएफएससी कोड ही हैज टू मेंशन. ठीक है, ये कोड से हमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से बैंक जो है वो फंड सेंड कर रहा है और कौन सा बैंक है जो रिसीव करेगा फंड्स. तो ये सब इस कोड के थ्रू पता लग जाता है. अब इस कोड में बेटा 11 कैरेक्टर्स होते हैं. तो ये जो फर्स्ट 4 लेटर्स हैं इससे बैंक के बारे में पता लगता है. फिफ्थ कैरेक्टर हमेशा जो है वो 0 होता है, ठीक है. और थर्ड लास्ट 6 कैरेक्टर्स जो है उससे हम बैंक की कौन सी ब्रांच है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अब वाई इज दिस कोड इम्पोर्टेंट? ताकि इसको ये कोड इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि हमें इस कोड के थ्रू ही पता लगता है कि कौन सा बैंक है वो ओरिजिनेटिंग बैंक है, यानी कौन सा बैंक फंड ट्रांसफर कर रहा है, कौन सा डेस्टिनेशन बैंक है, कौन सा बैंक जो है वो फंड रिसीव करेगा. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस कोड के थ्रू ही पता लगती. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ चार्जेस क्या है, किस तरह नेफ्ट में जो है चार्जेस लगाए जाते हैं. कोई भी इनवर्ट ट्रांजैक्शन हो डेस्टिनेशन बैंक ब्रांच में. इनवर्ट ट्रांजैक्शन का मतलब है डेस्टिनेशन बैंक, यानी जिस बैंक को ट्रांसफर में पैसा रिसीव होगा. ठीक है, जैसे मैं ऐसे बता देती हूँ आपको. बैंक ए है, बैंक ए के थ्रू बैंक बी में फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं. तो बैंक बी कौन सा हुआ? डेस्टिनेशन बैंक. और बैंक ए कौन सा हुआ? ओरिजिनेटिंग. तो डेस्टिनेशन बैंक के लिए जो पैसा रिसीव कर रहा है देयर इज नो चार्जेस. ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन में चार्जेस नहीं लगेंगे. लेकिन आउटवर्ड ट्रांजैक्शन एट ओरिजिनेटिंग बैंक, यानी जो बैंक पैसा ट्रांसफर कर रहा है, सेंड कर रहा है, उसको चार्जेस जो हैं वो देने पड़ेंगे. ठीक है, कैसे, कितने चार्जेस देने पड़ेंगे? अगर 10,000 तक की ट्रांजैक्शन है तो the charges is not exceeding rupees 2.50 plus service tax, right? और अगर ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो 10,000 से लेके 1 लाख के बीच तक की हैं तो चार्जेस विल बी नॉट मोर देन ₹5 प्लस सर्विस टैक्स. और कोई भी ट्रांजेक्शन जो 1 लाख से 2 लाख तक के बीच में है तो नॉट एक्सीडिंग ₹15 प्लस सर्विस टैक्स. और जो ट्रांजेक्शन विच आर मोर देन 2 lakhs रुपीज की अगर है तो चार्जेस कितने होंगे? मैक्सिमम ₹25 तक के प्लस सर्विस टैक्स. नाउ 1 जुलाई 2011 से ये डायरेक्शन आ गई है कि जो ओरिजिनेटिंग बैंक्स हैं उनको कितना चार्ज पे करना है? 25 पैसा पर ट्रांजेक्शन क्लियरिंग हाउस को देना है और डेस्टिनेशन बैंक को देना है, राइट? सो अगर डिले हो जाती है, व्हाट विल हैपन? अगर पेपर क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ डिले और नॉन क्रेडिट, मतलब बेनिफिशियरी बैंक को पैसा नहीं मिलता ट्रांसफर पे भी, तो क्या कॉन्सिक्वेंस है उसके? तो अगर बेनिफिशियरी को जो है ये पैसा नहीं मिलता है टाइम से, तो रेमिटर, रेमिटर कौन होता है? जो फंड्स ट्रांसफर कर रहा है, यानी सेंडर. वो अपने वो कांटेक्ट करेगा, किसको करेगा? नेफ्ट कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर को करेगा, राइट? तो बेनिफिशियरी को और बेनिफिशियरी भी कर सकता है अपने बैंक कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर को. तो पहला तो यही हो गया कि रेमिटर कांटेक्ट करेगा, बेनिफिशियरी भी कर सकता है. और लेकिन फिर भी अगर इशू रिजॉल्व ना हो तो कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड करी जा सकती है आरबीआई नेफ्ट हेल्प डेस्क को एट नेशनल क्लियरिंग सेल आरबीआई मुंबई, राइट? तो ये एक मेजर है. अगर फंड्स जो है बेनिफिशियरी को नहीं मिलते तो
sender as well as the receiver can approach the नेफ्ट कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर, फिर भी अगर केस रिजॉल्व नहीं होता तो आरबीआई को अप्रोच, आरबीआई नेफ्ट हेल्प डेस्क को अप्रोच किया जा सकता है। नाउ ओके, सो व्हाट विल हैपन अगर बेनिफिशियरी, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अफोर्ड क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी, तो अगर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफर होता, किसी भी रीजन, कोई भी रीजन अगर नहीं हुआ, तो उस केस में डेस्टिनेशन बैंक्स को क्या करना है, राइट। सो अगर डेस्टिनेशन बैंक जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में फंड ट्रांसफर नहीं कर पाया है कोई भी रीजन की वजह से, तो डेस्टिनेशन बैंक को जो है must return the transaction within 2 hours of completion of the batch in which it was processed। तो यहाँ पे देखिए, यस, तो ये वाला एक अलग से आपका टॉपिक है। सो इसमें अगर जो डेस्टिनेशन बैंक्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न the transaction to the originating branch within 2 hours of completion of the batch in which transaction was processed। तो डेस्टिनेशन बैंक पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन है जिसको पैसा मिलेगा, ओरिजिनेटिंग बैंक कौन है जिसने पैसा भेजा था। तो अगर डेस्टिनेशन बैंक को जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा नहीं डिपॉजिट कर पाए, तो डेस्टिनेशन बैंक को वो पैसा विद इन 2 आवर्स, जैसे ही बैच की प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई थी, तो विद इन 2 आवर्स ऑफ दैट वो पैसा डेस्टिनेशन बैंक को, ओरिजिनेटिंग बैंक को वापस कर देना चाहिए, राइट। और जैसी ओरिजिनेटिंग बैंक को ट्रांजैक्शन रिटर्न मिल जाती है, तो ओरिजिनेटिंग बैंक को वो पैसा सेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर या क्रेडिट करना पड़ता है, राइट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो, जैसे कस्टमर ने, कोई भी कस्टमर है, लेट इट बी कस्टमर ए, इसने बैंक के पास जाके रिक्वेस्ट की कि नेफ्ट के थ्रू मेरा पैसा जो है ट्रांसफर किसी रिसीवर को करना है, कस्टमर बी को करना है, ठीक है। और ये कब रिक्वेस्ट की थी? 12:05। तो ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस हुई 1 बजे, ठीक है। अब डेस्टिनेशन बैंक ने किसी भी रीजन की वजह से क्रेडिट नहीं किया कस्टमर बी के अकाउंट में, राइट। तो अब क्या करेगा डेस्टिनेशन बैंक? तो विद इन 2 आवर्स फ्रॉम 1 PM, यानी कि 3 बजे तक एट द मोस्ट डेस्टिनेशन बैंक को ये रिटर्न कर देना चाहिए टू दी ओरिजिनेटिंग बैंक। और ओरिजिनेटिंग बैंक को जैसा ही रिटर्न मिलेगा, वो कस्टमर ए के अकाउंट में पैसा वापस क्रेडिट कर देगा, राइट। अच्छा, नेफ्ट और कहाँ कहाँ यूज होता है? नेफ्ट को यूज किया जाता है टू ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम और टू एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट्स इन द कंट्री। इसमें बहुत डिटेल में भी आपको नहीं समझना, बस एनआरई क्या होता है देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये बैंक अकाउंट है विच इज ऑपरेटेड बाय द एनआरआई टू पार्क इनकम आउटसाइड इंडिया। और एनआरओ क्या है? ये इट इज ओपन बाय एनआरआई टू मैनेज इनकम इन इंडिया। तो बहुत डिटेल में नहीं करना भी है, ओके। और बाकी यूजेस क्या है? नेफ्ट, नेफ्ट सिर्फ फंड्स ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं होता, उसके लिए तो होता ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूज, आप क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी पे कर सकते हैं थ्रू नेफ्ट, लोन की ईएमआई भी पे कर सकते हो, बाकी और भी कोई बिल पेमेंट है वो भी आप कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर बेनिफिशियरी अकाउंट में सक्सेसफुली पैसा क्रेडिट हो जाता है, तो कंफर्मेशन जो है, ये देखिए, कंफर्मेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, ये मैंने हेडिंग लिखी हुई है। तो जैसे ही बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, तो ओरिजिनेटिंग बैंक जो है जिसने पैसा भेजा था, वो कंफर्मेशन मैसेज जो है सेंडर को भेज देता है जिसने पैसा भेजा था। ओरिजिनेटिंग बैंक जो है वो कौन सा बैंक है? सेंडर का बैंक है, ठीक है। जो सेंडर था वो ओरिजिनेटिंग बैंक के पास गया कि मुझे पैसा ट्रांसफर करना है, और अगर ओरिजिनेटिंग बैंक ने वो पैसा बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर करने के बाद ओरिजिनेटिंग बैंक सेंडर को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ, मैंने
पैसा जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। और कैसे मैसेज करेगा? एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, डेट बताएगा, टाइम बताएगा, किस समय पैसा क्रेडिट किया गया, राइट। ओके। रेमिटर जो है, रेमिटर कौन हुआ? जिसने पैसा भेजा था नेफ्ट के थ्रू, सेंडर। वो नेफ्ट की ट्रांजैक्शन को ट्रैक भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? थ्रू द यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, जिसको यूटीआर नंबर बोलते हैं। ये भी 1 मार्कर में आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर? इट इज यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, राइट। सो ट्रैकिंग आप कैसे कर सकते हो? ओरिजिनेटिंग बैंक ब्रांच के थ्रू और बैंक कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू। नाउ कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी है और वन हैज टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस अगर फंड्स जो है ट्रांसफर करने थ्रू नेफ्ट। वो क्या है कि जो ओरिजिनेटिंग और डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेस हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ नेफ्ट नेटवर्क। ओरिजिनेटिंग मैंने आपको बार बार बताया है, वो इट इज अ बैंक ऑफ सेंडर। जिस भी सेंडर ने पैसा ट्रांसफर करना है रिसीवर को, तो सेंडर कैसे करेगा? अपने बैंक के थ्रू करेगा। और सेंडर के बैंक को बोलते हैं ओरिजिनेटिंग बैंक, रिसीवर के बैंक को बोलते हैं डेस्टिनेशन बैंक। फिर बेनिफिशियरी डिटेल कि किसको पैसा रिसीव होगा, उसका नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट टाइप क्या है, आईएफएससी कोड बेनिफिशियरी बैंक का, ठीक है, ये अवेलेबल होना चाहिए सेंडर के पास। थर्ड, कस्टमर जो है, जो पैसा भेज रहा है, ठीक है, उसको बहुत इम्पोर्टेंटली बहुत केयरफुली ही हैज टू एक्सरसाइज केयर जब भी वो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर प्रोवाइड करता है। वो ऐसा क्यों जरूरी है? सपोज मुझे किसी बेनिफिशियरी को पैसा भेजना है, ठीक है, और मैं दूसरा अकाउंट नंबर गलती से अकाउंट नंबर, जैसे अकाउंट नंबर है 856794, ठीक है, अब मैं नंबर ये वाला गलती से बैंक को दे देती हूँ, वो लास्ट 4 की जगह 9 ही मैंने लिख दिया, तो जो राइट पर्सन था उसको तो पैसा रिसीव होगा नहीं, किसी और को मिल जाएगा। सो वन हैज टू एक्सरसाइज ड्यू केयर while giving the beneficiary account number and other details for the purpose of processing the नेफ्ट transactions. Now benefits क्या है नेफ्ट के? जो रेमिटर यानी सेंडर जो है, उसको चेक लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ही नीड नॉट सेंड चेक टू द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को भी बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, और बेनिफिशियरी को कोई भी ये जो रिस्क का डाउट रहता है या लॉस का जो एक फियर रहता है, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल दैट व्हेन द फंड्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द नेफ्ट। और जब भी बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, तो उसको एक कंफर्मेशन मैसेज भी मिल जाता है। देन सेंडर ऑल्सो कैन सेंड द और ट्रांसफर द मनी फ्रॉम एनी प्लेस, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। और रियल टाइम ट्रांसफर होता है फंड्स का बेनिफिशियरी के अकाउंट। नाउ इंटरनेट बैंकिंग, this particular part I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel and please hit the like button, share and subscribe the channel. Thank you.